हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री। और वो भी हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री। तो आप ये सोचेंगे कि मैम ये पीडीएफ के माध्यम से क्यों पढ़ा रही हैं, आप बोर्ड पे लिख के क्यों नहीं पढ़ा रही हैं? तो बोर्ड पे लिख के मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बोर्ड पे लिखना इतनी सारी चीजें उतना आसान नहीं होता है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मुझे सब कुछ लिख के ही पढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग पीडीएफ से ही पढ़िए और मैं ये जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन बनाऊंगी और उसे बोर्ड पे लिख के आप लोगों को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। तो फिलहाल आप ये पीडीएफ से ही पढ़िए और मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इतिहास है, इतिहास को अध्ययन की सुविधा हेतु 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा हेतु इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से वो 3 भाग हैं तो देख लीजिए आप लोग। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। ठीक है, तो अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या है, क्यों इसको ऐसे कैटेगराइज किया गया है, क्यों प्रागैतिहासिक काल है, क्यों आद्य ऐतिहासिक काल है या क्यों ऐतिहासिक काल है? तो मैं चलिए बताती हूँ आपको। देखिए, इतिहास जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। इतिहास बहुत बड़ा सिलेबस है, वो छोटा मोटा नहीं है। तो इतिहास को पढ़ना और समझना इतना आसान नहीं है एक साथ। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, कैटेगराइज किया कर दिया गया है, जिससे अध्ययन की सुविधा रहे। तो इसे अगर पढ़ा जाए तो इसको कैटेगराइज करके अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारे अध्ययन के सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सुविधाजनक रहेगा। इसीलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास अपने आप में बहुत ही लंबा पीरियड है। जब आदि मानव इस पृथ्वी पे आया था तब से लेके आज तक का जो इतिहास है, वो मानव का इतिहास जो है बहुत ही लंबा रहा है। इसी वजह से इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है या कैटेगराइज किया गया है, ताकि हम इसको अच्छे से अध्ययन कर सके। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज, ये आदि मानव का काल था। प्राग ऐतिहासिक काल आदि मानव का काल था। इस काल में आदि मानव रहते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि प्रमाण यानी लिखने और पढ़ने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, लिखने और पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि जब लिखने और पढ़ने का प्रमाण प्राप्त ही नहीं हुआ है तो हम कैसे जान पाए कि इस काल में आदि मानव था, या ये काल इस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सब कैसे पता चला? तो आपका क्या है कि पूरा तात्विक जो प्रमाण है, पूरा तात्विक प्रमाण के बिहाफ पे इसको प्री हिस्टोरिक एज यानी प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इस काल में क्या हुआ कि आप पुरातत्व के माध्यम से क्या किया गया कि जानवरों की हड्डियों, पेड़ के छाल और गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उसके माध्यम से आकलन लगाया गया है कि ये जो टाइम पीरियड था वो आदि मानव का काल था और इसको प्रागैतिहासिक काल इसीलिए कहा गया। इसमें लिखा और पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, लिखा और पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल के उसमें संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड की संज्ञा दी गई है। अब देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसमें क्या हुआ कि लिखित प्रमाण तो प्राप्त है। ठीक है, लिखित प्रमाण तो प्राप्त है, लेकिन जो लिखा गया उसको पढ़ा ही नहीं गया। अब आप सोचेंगे कि लिखा गया तो पढ़ा क्यों नहीं गया? भाई, लिख ऐसा दिया गया कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। जो इस काल के मानव थे वो क्या किए कि उन्होंने लिखा, लेकिन उनकी जो लिपि थी वो इतिहासकार पढ़ ही नहीं पाए। उनकी लिपि आज तक इतिहासकार पढ़ ही नहीं पाए। इसीलिए इस काल को आद्य इतिहास काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या आता है, सिंधु सभ्यता। आप अगर सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं, है ना, सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता में लिखी
लिखावट तो प्राप्त हुई है, लिपि तो प्राप्त हुई है, और उनकी जो लिपि थी वो क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी, है ना, चित्रात्मक लिपि थी, और उसको पढ़ा नहीं जा पाया गया है, इतिहासकार उसे पढ़ने में अभी सक्षम नहीं रहे हैं, इसीलिए इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, इसमें क्या हुआ कि लिखित प्रमाण और पढ़े, मतलब लिखित प्रमाण जो प्राप्त हुए तो है, लेकिन उसे पढ़ा भी गया है, यानी जो लिखा गया उससे क्या किया गया, पढ़ा भी गया है ना, लिखा गया जो उससे पढ़ा भी गया है, इसीलिए इसको आपको ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है। इसमें आप वैदिक पीरियड को रख सकते हैं, है ना, रख सकते क्या है ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में आपका वैदिक पीरियड आता है, क्योंकि वैदिक काल में क्या हुआ कि वेदों की रचना हुई और वेदों को पढ़ा भी गया है या पढ़ा भी जाता है, आपको अच्छे से पता है। चलिए अब हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल अपने आप में बहुत ही बड़ा काल रहा है ना, प्राग ऐतिहासिक काल अपने आप में बहुत बड़ा काल रहा है, इसीलिए इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, तो आपका हो गया पूरा पाषाण, है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। पूरा मतलब पुराना, पूरा मतलब पुराना, यानी पुराना यानी ओल्ड, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड रहा है 30,000 से लेके 10,000 बीसी, 30,000 से लेके 10,000 बीसी आपका ओल्ड स्टोन एज का टाइम पीरियड रहा है। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल यानी मिडिल स्टोन एज, इसका जो टाइम पीरियड था 10,000 बीसी से 4,000 बीसी रहा है, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी रहा है। अब आप देख लीजिए तीसरा क्या है, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 4,000 से 2,500 बीसी रहा है, यानी 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व रहा है। तो देखिए हमने क्या किया है, प्राग ऐतिहासिक काल जो एक बहुत ही लंबा पीरियड रहा है, एक लंबा टाइम पीरियड रहा है, उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित कर दिया है। तो 3 भाग जो वो है वो कौन कौन से है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये आपका प्राग ऐतिहासिक का डिवाइडेशन है या कैटेगराइजेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो पीरियड रहा है वो क्या रहा है, आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने बताया था सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अब सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आपका 2,500 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व माना गया है। अब देखिए इसमें क्या है, सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो निश्चित निश्चित तौर पे इतिहासकारों ने सही सही टाइम नहीं बताया है। तो एक विद्वान थे मैक्स मूलर, है ना, मैक्स मूलर एक विद्वान थे जिन्होंने क्या किया है, मैक्स मूलर ने क्या किया है, उन्होंने मैक्स मूलर मैक्स मूलर ने क्या किया है कि उन्होंने सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड 2,500 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व बताया है, और कुछ विद्वानों का मानना यह है कि 1,750 ईसा पूर्व तक भी इसका टाइम पीरियड रहा है, लेकिन ज्यादातर आपको बुक्स में आपको 2,500 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक मिलता है। अब देखिए कि कुछ इतिहासकार वैदिक सभ्यता को भी आद्य इतिहास काल में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं,
लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो, हाँ ये है कि पूर्व वैदिक सभ्यता जो थी, पूर्व वैदिक सभ्यता को आदिऐतिहासिक काल के कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन पूरे वैदिक सभ्यता को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि वैदिक सभ्यता जो रही है, वैदिक सभ्यता यानी आपका क्या रहा है, हाँ ऋग्वेद यानी वैदिक काल रहा है, तो वेदों को पढ़ा गया है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो वैदिक सभ्यता का जो काल रहा है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। देखिए, सिंधु सभ्यता जहां समाप्त होता है, सिंधु सभ्यता जहां समाप्त होता है, वहीं से आपका वैदिक सभ्यता का प्रारंभ भी होता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि सिंधु सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के पहले एक और सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, है ना, जिसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के पहले यानी बीच का जो काल रहा है उसे ताम्र पाषाणिक युग भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐतिहासिक काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया था और ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा वो टाइम रहा है। तो देखिए, पहला क्या है, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का जो टाइम रहा है 600 बीसी से 712 एडी। ठीक है, 600 बीसी से 712 एडी तक का जो टाइम रहा है आपका, वो प्राचीन इतिहास का रहा है। और मध्यकालीन इतिहास का जो टाइम रहा है 712 ईस्वी से 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा है। 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का जो टाइम था आपका, वो मध्यकालीन इतिहास का था। इसके बाद आधुनिक इतिहास को हम देख लेते हैं। आधुनिक इतिहास का जो टाइम था वो 1707 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक, यानी अब तक का जो इतिहास रहा है उसे हम आधुनिक इतिहास के कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में आपने पढ़ा प्राचीन इतिहास आता है, मध्यकालीन इतिहास आता है और आधुनिक इतिहास आता है। तो प्राचीन इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास में हमें पाषाण काल पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है ना। ये थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, तो सीक्वेंस ये नहीं होगा आपका। पाषाण काल के बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, इसके बाद वैदिक काल पढ़ेंगे, इसके बाद महाजनपद काल पढ़ेंगे, इसके बाद मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, इसके बाद मौर्य काल पढ़ेंगे, इसके बाद मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद का टाइम पीरियड, मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद का टाइम पीरियड पढ़ेंगे। इसके बाद गुप्त काल पढ़ेंगे। इसके बाद उत्तर भारत का इतिहास जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में। और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये भी हम प्राचीन इतिहास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास जो है आपका, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, सल्तनत काल, है ना, और मुगल काल। ये आपका हो गया मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में हम अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण और सल्तनत काल के बारे में हम पढ़ेंगे और मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सल्तनत काल था वो कब से कब तक काल था, तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का आपका सल्तनत काल रहा है। इसके बाद 1526 से लेके 1857 तक का जो टाइम रहा है वो मुगलों का रहा है ना। अब देख लेते हैं कि आधुनिक इतिहास में हमें क्या पढ़ना है। तो आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे मराठा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मराठा, है ना। इसके बाद धार्मिक सूफी आंदोलन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे विदेशी शक्ति का आगमन, तो विदेशी शक्ति का आगमन भी पढ़ेंगे। इसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में भी
हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। इसके बाद सामाजिक आंदोलन के बारे में भी हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नर के बारे में भी हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। इसके बाद आजादी के लिए संघर्ष, आजादी के लिए संघर्ष भी हम आपका आधुनिक इतिहास में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका रहा मोटा मोटी एक ब्यौरा, ठीक है, या विवरण, जिसे आप देख लीजिए कि आपको किस में क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ना है और आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत पर अब अरब आक्रमण, ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण, भारत पे अरब आक्रमण यानी भारत पर पहला जो आक्रमण हुआ था, यानी भारत पे सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो कौन सा था, वो अरबों का आक्रमण था। तो भारत पे पहला अरब आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था और अबैदुल्ला उस वक्त थे जो कि असफल रहे। अबैदुल्ला नामक एक आक्रमणकारी था जो कि आक्रमण किया भारत पे और वो असफल रहा। इसके बाद दूसरा अरब आक्रमण कब हुआ था, 712 ईस्वी में। दूसरा अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था और इस वक्त बुंदेल नाम का मतलब आक्रमणकारी था जो कि वो भी असफल रहा। इसके बाद तीसरा अरब आक्रमण जो आपका रहा, तीसरा अरब आक्रमण जो रहा, है ना, तीसरा अरब आक्रमण जो रहा उसमें वो 712 ईस्वी में वो भी हुआ, लेकिन हुआ ये कि वो असफल रहे। एक मिनट, ये रिमूव कैसे होगा, है ना। तीसरा क्या हुआ, तीसरा अरब आक्रमण 712 ईस्वी में ही हुआ। इस वक्त का जो आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ये क्या होता है, सफल हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम को ही माना गया है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो आप आंसर करेंगे मोहम्मद बिन कासिम था जो कि आक्रमण करने में सफल रहता है भारत पर। ठीक है, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस समय खलीफा कौन था, ताहिर था। इस वक्त खलीफा कौन था, ताहिर था। ताहिर क्या था, खलीफा था, है ना। इसके बाद इराक का बादशाह। चलिए फिलहाल इतना आप देख लीजिए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप लोगों को इंटरेस्ट कम आएगा। इसीलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना